नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र फाइल्स में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र में लगातार सियासी तूफान उठ रहा है और ये तूफान शिंदे और उद्धव के बीच ही उठ रहा है। फिलहाल ये तूफान शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने के लिए उठ रहा था, लेकिन बीएमसी ने दोनों को ही रैली करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीएमसी से याद आया कि बीएमसी चुनाव को लेकर भी बीजेपी और शिवसेना के बीच तगड़ा घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली से अमित शाह को ललकारा है कि शिवसेना को बीएमसी चुनाव हरा कर दिखाएं। जो लोग शिवसेना को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। कौन किस पर पड़ेगा भारी, तो इन्हीं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रैली को लेकर हम देख रहे हैं काफी वक्त से दोनों लोगों के बीच में, दोनों गुटों के बीच में काफी तनातनी चल रही है, लेकिन अब ये तनातनी हाईकोर्ट भी पहुंच गई है। क्यों हाईकोर्ट गए हैं? देखिए, ये मामला पहले से ही ऐसा चल रहा था कि दशहरा रैली को लेकर कानूनी तरीके से ये लोग हाईकोर्ट में जाएंगे जी। ये पहले भी चर्चाओं में हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरीके से दशहरा रैली को शिवाजी पार्क में करने के लिए दोनों गुटों ने अनुमति मांगी थी, उस पर बीएमसी का कंफ्यूजन हो गया था। बीएमसी ने पूरी तरह से दोनों के एप्लीकेशन को देखा और उसके बाद जो मामला सामने आया था, उसमें बीएमसी को लगने लगा था कि अगर किसी एक को परमिशन देते हैं तो भी ये मामला कोर्ट में जाएगा जी। इसको लेकर बीएमसी के अधिकारियों ने कानूनी सलाह भी ली थी। कानूनी सलाह में जो सामने आए, उसमें कहा गया कि भाई अभी शिवसेना की तरफ से जो पिटीशन दिए गए हैं, अब शिवसेना की तरफ से पिटीशन दिए गए हैं तो दोनों गुट तो शिवसेना के ही हैं, तो आपस में जो इनका तकरार चल रहा है, उस तकरार के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं कि असली शिवसेना कौन है जी। अब असली शिवसेना की लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो ऐसे में हम कैसे किसी एक गुट को वरीयता दे दें जी। अगर पहले आओ पहले पाओ की नीति की बात है, जो बीएमसी पहले से भी मानती रही है कि जिसने पहले एप्लीकेशन दिया उसको वरीयता दी जाएगी और उसको रैली करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन ये भी एक बड़ा मसला है कि अगर पहले एप्लीकेशन देने की भी बात हो तो एक ही पार्टी के दो गुट अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसमें एक बड़ा मामला जो सामने आता है वो आता है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का जी। ये सबसे पहले बीएमसी को यही देखना था कि अगर किसी एक को देते हैं परमिशन और दूसरे को नहीं देते हैं, जैसा कि अगर शिंदे गुट को परमिशन देने की बात होती, जैसे कि उद्धव ठाकरे पहले ही चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी जो गुट है, हम लोग शिवाजी पार्क में ही दशहरा की रैली करेंगे, ये हमारी परंपरा है, बाला साहब ठाकरे ने भी किया था। लेकिन दूसरे तरफ जो एकनाथ शिंदे का गुट है, वो भी यही चैलेंज कर रहा था कि चूंकि बाला साहब ठाकरे ने यहाँ रैली की थी और लगातार करते रहे थे, शिवसेना को यहाँ परमिशन दिया जाना चाहिए। लेकिन बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी कौन है, असली शिवसेना कौन है जी। तो बात यहां पर अटक गई कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी में ये शिवसेना पर पेच फंसता है, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी प्रॉपर्टी का अलग होगा और पार्टी का अलग होगा। पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई बनाता है, किसी कंपनी की बात होती है तो रिलायंस की बात होगी, तो रिलायंस में धीरू भाई अंबानी के बाद उनकी प्रॉपर्टी है जो बढ़ जाएगी अनिल अंबानी में, मुकेश अंबानी में, उनके बेटियों में, जो शेयर होल्डर हैं उनके बीच। लेकिन पार्टी कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है। पार्टी के एक संविधान होते हैं, विचारधारा होती है, और उस संविधान और विचारधारा में अगर किसी को लगता है कि वो हमारे पिता ने इस पार्टी को बनाया या उनके पिता ने उस पार्टी की अध्यक्षता की, तो उनके बेटे के हाथ में होना चाहिए उनकी कमान, ये सही नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर वैचारिक स्तर पर देखा जाए तो भी एकनाथ शिंदे के गुट का दावा मजबूत था जी। अगर शिवसेना के स्तर पर भी देखा जाए तो असली शिवसेना कौन है, इसका फैसला ही अभी नहीं हो पाया है। ये भी इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे बार बार इस मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि जल्दी फैसला हो जाए। तो ऐसे में बीएमसी के सामने एक बड़ी समस्या थी जी। इसीलिए पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि किसी को भी अनुमति नहीं मिलेगी जी। बिल्कुल, हम लोगों ने भी पिछले चर्चाओं में ये बात कही थी कि लगता है कि अनुमति नहीं मिलेगी, और जब अनुमति नहीं मिलेगी
तो कोई ना कोई एक पक्ष जाएगा हाई कोर्ट। जी। अगर एक पक्ष हाई कोर्ट जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। तो ये दांव फंस गया है और इस दांव के फंसने से सबसे बड़ी मुसीबत उद्धव ठाकरे के लिए है। जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे, और ये अब इस पे क्या फैसला आएगा वो तो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन रैली में उद्धव ठाकरे ने जिस हिसाब से अमित शाह को ललकारा है उसे क्या समझा जाए? उद्धव ठाकरे का अहंकार या उनकी बौखलाहट? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन बौखलाहट ही है उद्धव ठाकरे की, क्योंकि उद्धव ठाकरे हर जगह पर जो चुनाव हो या जनता के पास जाते हों उस समय भी और पार्टी के स्तर पर भी हर जगह पर एक के बाद एक हार का सामना उद्धव ठाकरे को करना पड़ रहा है। अगर पार्टी में अपनी स्थिति को के बारे में देखें तो ये बहुत बड़ा मसला है कि उद्धव ठाकरे को जो अपनी ही पार्टी में अल्पमत में आना पड़ा। जो सीएम थे और सीएम होने के बावजूद उनकी पार्टी टूटी, सरकार में रहने के बावजूद, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा माना जा सकता है और एक ऐसा मोड़ है कि राजनीति में ऐसे कम ही से कम उदाहरण मिलते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के नेता सत्ता को छोड़कर विपक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो बाद में सरकार बना सकते हैं। संभावना इसकी है, विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर एकनाथ शिंदे ने बगावत की उद्धव ठाकरे के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ नहीं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की, तो शिंदे के बगावत में उनको ये संभावनाएं थी कि हमारा साथ इतने लोगों का मिलेगा, 50 से ज़्यादा विधायक हमारे साथ हो सकते हैं, लेकिन ये संभावनाएं उनकी जो थी वो विश्वास में नहीं तब्दील हो सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने बगावत जब की तो इस विश्वास के साथ की कि आगे जो भी होगा हम अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो उद्धव ठाकरे को चैलेंज मिला और उसके बाद 2 बार पंचायत चुनाव हुए, ग्रामीण स्तर के चुनाव जो हुए उसमें भी उद्धव ठाकरे की हार हुई। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का जो गुट है, दोनों के बीच का जो गठबंधन है, उसको अगर दोनों को एक साथ लेके देखें और उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस तीनों के गठबंधन की बात भी करें तो दोनों ही चुनावों में एमवीए को हार का सामना करना पड़ा है। अब बारी बीएमसी की है। तो जिस तरीके की बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश के कि पॉलिटिक्स में ऐसा परसेप्शन बनाओ कि देखो अभी बीएमसी का चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को रोकने की कोशिश कर रही है। जबकि अगर पूरी स्थिति को देखा जाए, जो पूरा मामला बीएमसी को लेकर चल रहा था कि चुनाव कब होगा, उसमें उद्धव ठाकरे की उस समय सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था कि ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, सबसे पहले उससे भी पहले रिजर्वेशन कोटे की बात जो चल रही थी, उससे पहले बीएमसी का डिलिमिटेशन फिर से करवाने की बात किसने की? उसके लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने किया और उसमें साफ तौर पर यह रिपोर्ट सामने आई थी कि उद्धव ठाकरे, एनसीपी, कांग्रेस, ये तीनों को लगता है कि बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी बहुमत बना रही है। पिछले चुनाव में 2017 में चुनाव हुए थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सीटों का अंतर मात्र 2 का था। तो 2 सीटों का अंतर जो था उसमें बार बार ये कोशिश कर रहे थे उद्धव ठाकरे कि अभी जो बाउंड्री है कारपोरेशन की, उसमें इतनी फेरबदल कर दी जाए और संख्या बढ़ाई जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को उसके अनुकूल समीकरण न मिल सके। सबसे पहले डिलिमिटेशन करवाया गया, उसमें टाइम लग गया। उसके बाद फिर कोटे की बात आ गई, रिजर्वेशन की, ओबीसी कोटा कैसे कारपोरेशन के चुनाव में होंगे, लोकल बॉडी के चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में इसकी बात चली। उसके बाद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो ये लंबे समय तक जो अटका हुआ है, ये तो एमवीए की सरकार की देन है कि अभी तक बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि बीएमसी का चुनाव ना हो, जबकि अगर पिछले इतिहास को देखा जाए जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच चला है, पिछले बीएमसी के चुनाव में भी दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ था और उस गठबंधन न होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि बीएमसी में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं देना चाहती थी। और जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि 2014 में देखो, मुंबई के अंदर देखो, हमारी सफलता का रेट देखो, रेशियो देखो, हम विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो फिर हमें भी बराबरी की सीटें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिवसेना से ज़्यादा सीटें मांग रही थी, लेकिन फिर भी शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं थी। उद्धव ठाकरे सोच रहे थे
कि अगर पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा या लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल जाती है, अगर यही काम बीएमसी में भी हो गया, बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया, तो उनके हाथ से महाराष्ट्र भी चला जाएगा और उसके अंदर मुंबई में जो कमाने वाला सोर्स माना जाता है और सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला, बजट वाला जो बीएमसी का एरिया है, वो भी उद्धव ठाकरे के हाथ से चला जाएगा और उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो उद्धव ठाकरे अभी अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी उपलब्धि दी, हमने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त के डिप्टी मेयर का पोस्ट दिया, लेकिन उनको ये जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को आपने बिना उसके समर्थन के या बिना सीटें मिले डिप्टी मेयर का पोस्ट नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिना शर्त के आपको मेयर का पोस्ट दिया। पिछले चुनाव में जब 84 सीटें आपके पास थी, 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला कि हमें भी डिप्टी मेयर का पोस्ट चाहिए, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि हम विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी हैं और विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि सीएम का पोस्ट उनके पास है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस सीएम थे और शिवसेना का समर्थन था, तो ऐसे में बीएमसी जो है मुंबई में शिवसेना को रहने दो, उद्धव ठाकरे को राज करने दो। लेकिन जब आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया, चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ा कि 2019 में चुनाव भाजपा और शिवसेना के गठबंधन की हुई थी, लोगों ने इन दोनों गठबंधन को सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया था, तो ऐसे में जब आप अलग हो जाते हैं, एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ ही आएगी। और अब जो बीएमसी का चुनाव होगा, ये तैयारी तो बहुत देर से उद्धव ठाकरे ने शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 3 महीनों से ये तैयारी कर रही है। कई सर्वे भी आ चुके हैं, रिपोर्ट्स आ चुके हैं और भाजपा ने इंटरनल सर्वे भी किया है। हर ग्रुप के बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बढ़ा रही है, यहाँ तक कि गैर मराठी लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, हिंदी भाषी लोग जो हैं, उन लोगों के बीच जो पैठ बढ़ाने के लिए इन भारतीय जनता पार्टी ने एक आउटरीच प्रोग्राम किया है। और जब चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद शाह और मोदी भी जाएंगे, जैसा कि पहले से ही उद्धव ठाकरे डर रहे हैं और उन्होंने अपने जो रैली में भाषण में बोला है कि इस चुनाव में मोदी और शाह आएंगे। इसके लिए चुनौतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको तैयार रहना चाहिए, शिवसेना को तैयार रहना चाहिए। यानी कि उनको डर है, खौफ है कि इस बार बीएमसी उनके हाथ से चली जाएगी। और इसीलिए दोनों स्तर पर एक तो उनको बड़ा झटका लगा दशहरा के लिए, दशहरा रैली में अगर शिवसेना को शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे को रैली संबोधित करने का मौका नहीं मिला, तो वो बड़ी मुसीबत में चले जाएंगे कि अब रैली करे कहाँ, क्योंकि शिंदे गुट ने पहले ही एक एप्लीकेशन दे दिया था और उनको एक ग्राउंड मिल चुका है पहले से। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पहले ही शिंदे गुट को मिल चुका है, लेकिन वो भारतीय कामगार परिषद के नाम से जो एक संगठन है उसके आधार पर उन्होंने दिया था एप्लीकेशन, इसलिए शिवसेना से डायरेक्ट उसका संबंध नहीं था और पहले एप्लीकेशन दिया था, पहले उसको मिल गया। लेकिन दशहरा की रैली अगर शिवसेना का शिवाजी पार्क में किसी को नहीं मिलेगी, वहां पर किसी को परमिशन नहीं मिलेगी, तो उद्धव ठाकरे कहां पर खड़े होकर लोगों को संबोधित करेंगे। अब इनकी समस्या अपनी है। तो बीएमसी चुनाव की जो तैयारी चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को ही इस बार जीत मिलनी है और उद्धव ठाकरे इसी परेशानी में, बौखलाहट में अब वो दूसरी तरह की गलती कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, इन लोगों के खिलाफ बोलने से पहले अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, तो इन्होंने डायरेक्ट हमला करना शुरू कर दिया। और अब दोनों के बीच जो जंग चलेगी, चुनावी जो जुबान चलेंगे, जो लगातार देखने को मिलेंगे अगर 1 महीने के बाद जो चुनाव की लगभग घोषणा होगी, क्योंकि लग रहा है कि दिसंबर तक बीएमसी का चुनाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मानसून तक रुक जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि मानसून में जब बारिश होती है तो मुंबई में चुनाव करवाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मानसून की बात है। तो नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, चुनाव भी होंगे और उस समय उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद।
उद्धव ठाकरे बीएमसी का चुनाव महीने भर में करवाने की हुंकार भर रहे हैं। अमित शाह को ललकार रहे हैं। इसे उद्धव ठाकरे का अहंकार समझा जाए या बौखलाहट, क्योंकि सब कुछ हाथ से जाने के बाद अब अगर उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ बचा है तो वो है बीएमसी, जिसके भरोसे वो राजनीति में टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीएमसी को छीनने के लिए बीजेपी ने तगड़ी तैयारी कर रखी है। पीएम मोदी भी महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीएमसी पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का दंभ इस बार चूर चूर होता दिख रहा है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।